नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के NCERT की जो किताबें हैं उनके सभी प्रमुख जो विषय है उनका सार संग्रह। इसमें हम कोशिश करेंगे कि क्रम से कक्षा 6 से लेकर 12 तक 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ है ना डाल देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आज हमने उठाया है जो पहला है क्लास 6 का जो पहले जो 3 चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, और तीसरा चैप्टर है अंतरिक्ष खोज। तो एक एक करके हम इस तरीके से 6 से लेकर 12 तक की सारी किताबों के प्रमुख विषयों का जो सार संग्रह NCERT का वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पहली क्लास में। आज हम देखेंगे 3 चैप्टर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में 5-7 सवाल है जो कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, बाकी कोई सवाल इसमें बनता नहीं है। तो जितने सवाल बन रहे हैं उनको सबको हमने कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं हमारा ब्रह्मांड। देखिए, हमारा ब्रह्मांड में पहला यदि हम देखें तो तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तो तारामंडल या नक्षत्र मंडल से कहते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए वर्ड आ गया तारा और मंडल, मतलब तारों का मंडल। तो तारामंडल या नक्षत्र मंडल का मतलब है तारों के जो विभिन्न समूह हैं वो मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा तारामंडल। तो तारामंडल या नक्षत्रमंडल का मतलब है कि तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल या नक्षत्रमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, इसी तारामंडल में याद रखिए 7 तारे हैं, उनके समूह को बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मतलब 7 तारे। तो सप्तऋषि मंडल में कितने तारे हैं? 7 तारे। एक 4 तारों का भी समूह उसे 4 पाई बोलते हैं, है ना। तो सप्तऋषि मंडल में 7 तारे हैं और 4 पाई में 4। देखिए, इसी सप्तऋषि मंडल का एक इंपॉर्टेंट जो तारा है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा सदैव सदैव नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में ही रहता है। और पुराने टाइम में लोग दिशा का पता लगाने के लिए इन तारामंडलों का, सप्तऋषि मंडल के अंदर ही एक तारा है ध्रुव तारा, उसका प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। नेक्स्ट बात करें खगोलीय पिंड। देखिए, खगोलीय पिंड का मतलब क्या है कि चाहे ग्रह हो, तारे हो, उपग्रह हो, सभी जो है उनको हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का मतलब चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो या तारे समस्त हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। फिर यदि बात करें तारा, देखिए यहाँ से एक सवाल बन सकता है। ये तारे हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होते हैं। और तारों में ये एक बार पूछा गया भी सवाल है, तारों में क्या होता है? तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस होती है तारों में, हीलियम और हाइड्रोजन गैस, जिस वजह से तारे क्या होते हैं? सदैव ऊष्मा और ऊर्जा को विकृत करते रहते हैं। तो तारों में कौन से जो गैसेज होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य है, वो भी क्या एक तारा है। ध्यान से सुनना, सूर्य भी तारा है। और इस सूर्य जो तारा है, सूर्य के प्रकाश से ही जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं वो चमकते रहते हैं। तो सूर्य जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ना, हाइड्रोजन हीलियम गैस है, सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है। सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह उपग्रह चमकते रहते हैं। नेक्स्ट, यदि बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यहाँ से वन लाइनर सवाल बन जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी है जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुआ था कि बहुत पहले मतलब 1.37 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ था, उस वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है तो बिग बैंग थ्योरी। अब बात करें सूर्य। ध्यान से सुनना, सूर्य है पृथ्वी का निकटतम तारा है। हमने बात की ना, तारा, सूर्य भी क्या एक तरीके का तारा है ना। तो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक है तो वो बड़ा दिखता है। तो बात वही होगी ना। तो सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है जिसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किमी। पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, यदि बात करें उछल तारा या धूमकेतु। उछल तारे को हम धूमकेतु भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? बर्फ, धूल और छोटी चट्टान प्लस गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें क्या है? बर्फ भी है, धूल भी है, छोटी चट्टान और गैस है। अब होता क्या है कि ये गति करता है, तेज गति के कारण इसकी पूंछ है ना, तेज गति के कारण जो गैसीय जो पदार्थ है ना, जो गैस है वो पीछे छूट जाती है तो एक पूंछ टाइप से आकृति बन जाती है ना। तो सिर हमेशा सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ हमेशा विपरीत दिशा में रहता है ना, जिससे हमको पूंछ वाला तारा या पूछल तारा कहते हैं। यदि बात करें हेली धूमकेतु का नाम सुना होगा, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 1986 में लास्ट में दिखाई दिया था और 76 वर्ष बाद अब आगे भविष्य में 2062 में दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पूंछ तारा होता है उसकी पूंछ है वो सूर्य किससे विपरीत दिशा में होती है। और पूंछ क्यों बनती है? गैसीय पदार्थ छिटक जाते हैं और उसकी तेज गति के कारण।
तो ये था पहला चैप्टर हमारा ब्रह्मांड, जिसमें से 8 10 फैक्ट है जहां से सवाल बन सकते हैं। अब बात करेंगे जो दूसरा चैप्टर दे रखा है, वो दूसरा चैप्टर है हमारा सौर परिवार। सौर परिवार का मतलब यूं समझ सकते हो कि सूर्य, सौर परिवार का जो केंद्र है वो सूर्य, सूर्य और उसका पूरा परिवार, सूर्य और उसका पूरा परिवार सौर परिवार कहलाता है। तो आइए देखते हैं सौर परिवार। तो सौर परिवार या सौर जगत, जिसका जनक कौन है, जनक या पिता कौन है, सूर्य, कि सूर्य का ही परिवार है। तो सौर परिवार में कौन शामिल है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और लघुपिंड। सूर्य तो सौर परिवार के सेंटर में है, और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसको कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान से सुना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह। तो सौर परिवार का जनक सूर्य हो गया। सूर्य, सौर परिवार में कौन शामिल है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और लघुपिंड। कक्षा, कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट इसको बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर वह पथ जिससे होकर ग्रह क्या लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको पथ बोलते हैं। तो पथ का मतलब क्या हो गया, सूर्य के चारों ओर का पथ जिस पर क्या कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो उसको बोलते हैं कक्षा। वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर यदि बात करें कोपरनिकस, एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1543 में बताया कि सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र है, और ग्रह है वो इनके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो सेंटर है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताई, कोपरनिकस ने बताई। कब, 1543 में। याद रख लीजिए, सूर्य जो है ब्रह्मांड में ऊर्जा और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। बात करें ग्रहों की, तो टोटल कितने ग्रह, 8। तो आइए बात करते हैं जो कौन से ग्रह 8। यहाँ से भी एक सवाल बनता है, यदि बात करें ग्रह की और इनके सेंटर में कौन है, सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, कितने हैं, 8 ग्रह। तो याद रखना, ये तो पता ही है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से है ना, ये निकट है, फिर थोड़ा सा दूर है, फिर दूर है, फिर दूर है। इस दूरी के हिसाब से पहला हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। 8 ग्रह। तो 8 में आधा आधा बांट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 इधर कर लो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 उधर कर लो। तो 2 भागों बांट लिए। ये सूर्य के जस्ट पास है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह। और ये सूर्य से थोड़े दूर है, तो इनको बोलेंगे बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। बहुत ईजी है। जो छोटा होगा, जिसको एकदम हम दबा देंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा। आकार छोटा हो जाएगा, कण क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, इसका मतलब घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आकार में क्या है, छोटे, आकार छोटा होगा तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा। भाई इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे दबा दिया, आकार तो छोटा हो गया, लेकिन घनत्व, डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके विपरीत ये बाहर है तो इनका आकार बड़ा है, जब आकार बड़ा कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घनत्व तो कम हो जाएगा ना। तो ये इनमें अंतर है। तो 8 को इस तरीके से बांटा। फिर बात करें उपग्रह। ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। तो उपग्रह क्या है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह। अब यदि बात करें बौना ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौना ग्रह वो ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन ये चक्कर लगाते लगाते दूसरे की कक्षा को काट जाते हैं, है ना, डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बौना ग्रह। दूसरे ग्रह का पथ को क्या कर लेते हैं, काट देते हैं। ध्यान रखना, 2006 में प्लूटो पहले जो ग्रह था इसको कहाँ डाल दिया, बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, है ना। तो प्लूटो पहले ग्रह था, 2006 में इसको हटा दिया क्योंकि बौना ग्रह की श्रेणी डाल दिया, दूसरे को मार्ग को काट रहा था। नेक्स्ट यदि बात करें लघुपिंड, बहुत ईजी है। लघुपिंड किनको बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह प्लस उल्का पिंड यदि मिला दें तो हम बोलेंगे लघुपिंड। अब क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह होते क्या, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, आरपीएससी ने बहुत बार पूछा। क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ध्यान से सुनना, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इन कक्षाओं के बीच में एक पट्टी है छोटे छोटे पिंडों की, है ना, उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह अवांतर ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति। देखिए मंगल बृहस्पति के बीच में क्या, असंख्य पिंडों की एक पट्टी है ना, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम लोग क्षुद्र या अवांतर ग्रह। बहुत सिंपल है। तो ये आपके क्षुद्र या अवांतर ग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, देखो नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए पिंड। अपन बात करें ना, उल्कापिंड गिर गया धरती पर, उल्कापिंड गिर गया, ये क्या है, उल्कापिंड।
धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह से टूट जाते हैं ये पिंड और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर चले आते हैं, और जब चले आते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसे अपन स्थानीय भाषा में टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। तो उल्कापिंड क्या होते हैं? धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ खींच चले आते हैं, और वायुमंडल में जब ये गति करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। घर्षण किससे होता है? वायुमंडल के घर्षण के कारण जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। ये कहलाते हैं उल्कापिंड। फिर यदि बात करें चंद्रमा की, देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी तो क्या हो गई? ग्रह है ना, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, इसलिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मतलब पृथ्वी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ठीक, प्राकृतिक उपग्रह। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह, और पृथ्वी से 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी से 81 गुना बड़ी है। जैसे पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ है ना, इसी तरीके से चंद्रमा की सतह भी क्या है? उबड़ खाबड़ है, तभी हमें चंद्रमा पर धब्बे वगैरह दिखाई देते हैं। तो उबड़ खाबड़ के पहाड़ है, उस वजह से वहाँ छाया पड़ती है, इस वजह से हमें लगता है कि ये है ना धब्बा है। धब्बा नहीं है, वो उबड़ खाबड़ जगह है। तो चंद्रमा की सतह भी क्या है? उबड़ खाबड़ है। और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ये प्रकाश किससे प्राप्त करता है? मून, सूर्य से। खास बात, घूर्णन, जो घूर्णन है अपने अक्ष पर घूमती है चंद्रमा 29 दिन में। घूर्णन ये हो गया अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन। और परिक्रमण पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में। लगभग ये सवाल पूछा जाता है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिभ्रमण दोनों लगभग क्या है? समान है, 29 दिन और 27 दिन। अब यदि बात करें, क्योंकि चंद्रमा है वो सूर्य से प्रकाशित होता है ना, और पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं चंद्रमा को देख रहे हैं, तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या। देखो पूर्णिमा कब होती है? जब पूर्ण सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का पूरा भाग प्रकाशित हो जाए, उस दिन को बोलते हैं पूर्णिमा। और धीरे धीरे ये घटता बढ़ता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है महीने में जिस दिन ये भाग अप्रकाशित रहता है, तो हम उसको बोलते हैं अमावस्या, है ना। तो याद रखना, पूर्णिमा पूर्ण प्रकाशित भाग हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा बोलते हैं। और अमावस्या किसको बोलेंगे? जिस दिन पूर्ण क्या हो? अप्रकाशित, तो उसको क्या बोलेंगे? अमावस्या, है ना। याद रखना, ये प्रोसेस पूरा प्रकाशित से होने से धीरे धीरे कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये घटने और बढ़ने की प्रक्रिया है, उसको बोलेंगे चंद्रकलाएं। तो चंद्रकलाएं क्या है? ये घटती बढ़ती जो आकृति है चंद्रमा की, उनको क्या बोलेंगे? चंद्रकलाएं। फिर यदि बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी पर 71% तो जल है, 29% पर थल है। तो देखिए सबसे पहले इसी को देख लो, 71% पर क्या है? जल है, 29% पर क्या है? थल है, मतलब जल ज्यादा है। और पानी को बोलते हैं, पानी का कलर नीला होता है वैसे, तो इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, इसलिए पृथ्वी को बोलते हैं जीवंत ग्रह। जल बहुत ज्यादा है, 71%, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? जल ग्रह। जल ग्रह, नीला ग्रह, जीवंत ग्रह किसको बोलेंगे? पृथ्वी को बोलेंगे। फिर यदि बात करें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है। देखो यहाँ सूर्य है तो पहला, बुध शुक्र पृथ्वी, तो तीसरे क्रम में है ना। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से तो 3 नंबर पर है, जबकि आकार के हिसाब से कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। आकार की यदि बात करें ना, साइज की, तो 8 ग्रहों में 5 नंबर किसका है? पृथ्वी का है। औसत तापमान पृथ्वी का कितना है? औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए जुड़वां ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य को, है ना। पृथ्वी की भगिनी भी बोलते हैं, शुक्र और पृथ्वी। शुक्र और पृथ्वी है ना, ये शुक्र और पृथ्वी याद रखना, है ना। इनका लगभग आकृति आकार समान है, इस वजह से उनको जुड़वां ग्रह बोलते हैं, है ना। जुड़वां ग्रह कौन है? पृथ्वी और शुक्र। यदि बात करें एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो वो कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, इसमें सब में बुध से लेकर वरुण तक जिस पर जीवन है, इसलिए जीवंत ग्रह बोला। यदि बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल क्या है? बहुत सिंपल है, पृथ्वी के चारों ओर, देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, वायु का जो आवरण, उसी को क्या बोलेंगे? वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु का आवरण को क्या बोलेंगे? वायुमंडल। और वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका रहता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर ये वायुमंडल टिका रहता है। क्यों टिका रहता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
अब ये वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? सबसे ज़्यादा जो गैस है वो याद रखना नाइट्रोजन है 78% के आसपास। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बोलते हैं जीवनदायिनी गैस भी बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें भी पाई जाती हैं। अब एक टर्म यूज होता है जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल क्या है? बहुत ईजी है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल समझ गए, जहां पानी पानी है वो जलमंडल है, जहां भूमि भूमि है, लैंड है, भूमि उसको बोलेंगे स्थलमंडल, और जहां वायु है उसको बोलेंगे वायुमंडल। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों जहां मिलते हैं वहां जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होगी इसे बोलेंगे जैवमंडल। तो जहां जल, स्थल और वायु मिली तो यहाँ जीव जंतुओं की क्या हुई? उत्पत्ति, जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? जैवमंडल बोलेंगे। तो जल, स्थल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिले जीव की उत्पत्ति हुई जैवमंडल। जैवमंडल का मतलब ही हो गया जहां जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता हो। तो ये था हमारा सौर परिवार। अब यदि बात करें, ये तीसरा जो चैप्टर है वो दे रखा है अंतरिक्ष खोज, जहां से 8-10 फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यदि बात करें अंतरिक्ष की, तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज की बात करें, इरेटोस्थनीज जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का सही आंकलन लगाया। तो याद रखना, पृथ्वी की परिधि का सही आंकलन लगाया किसने? इरेटोस्थनीज। तीसरी सदी ईसा पूर्व, आज से 2300 साल पहले इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का सही आंकलन लगाया। उसके बाद बात करें दूरबीन का। दूरबीन का मतलब हो गया दूर की वस्तु देखने के लिए जो यंत्र हम काम में लेते हैं, दूर की वस्तु देखने के लिए जिस यंत्र को काम में लेते हैं वो दूरबीन है। दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने 1610 में, है ना। किसने? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने कब? 1610 में। यदि बात करें हिंदुस्तान की, हमारे भारत में सबसे बड़ी दूरबीन हमारे राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर, है ना, झील पर लगाई गई है। तो देश की सबसे बड़ी दूरबीन फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। बात करें वेधशाला, बार बार पढ़ते हो सौरवेधशाला, वेधशाला, सौरवेधशाला। तो सौरवेधशाला क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, खगोलीय जो पिंड है उनका निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का स्थान है। जो खगोलीय पिंड है उनका निरीक्षण और जानकारी, सूर्य, चंद्रमा वगैरह वगैरह इनकी निरीक्षण, है ना, और जानकारी प्राप्त करने जिस स्थान से प्राप्त करने हुआ है वेधशाला। आपने राजस्थान में एक राजा का नाम सुना होगा, सवाई जयसिंह, जो जयपुर के राजा थे, जयपुर जिन्होंने बसाया था, वैज्ञानिक शासक के नाम से जिनको जानते हैं, उस सवाई जयसिंह की बात करेंगे। तो देखिए, सवाई जयसिंह ने हमारे देश में कितनी 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल, ये 5 सौर वेधशाला कौन कौन सी है, यहीं से सवाल पूछा जाता है, हजारों बार सवाल पूछ लिया गया। तो आइए आज देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लेंगे। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की, इसके लिए ट्रिक याद रखो, जम्बूवादी। जम्बूवादी में अक्षर तो 4 ही है, लेकिन एक और अक्षर इससे निकल जाएगा, 5 अक्षर से 5 सौर वेधशाला। जय से क्या हो जाएगा? जय से हो जाएगा जयपुर, ठीक। मैं से क्या हो जाएगा? मथुरा। देखो, मैं के बाद ऊ है, ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से उज्जैन, ये देखो उज्जैन है। और फिर वहां से क्या हो जाएगा? वाराणसी है। दी से क्या हो जाएगा? दिल्ली। जम्बूवादी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और दिल्ली। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यदि बात करें जयपुर की 1734 में, लेकिन इससे पहले 10 साल पहले दिल्ली 1724। देखिए, दिल्ली 1724, 10 साल बाद जयपुर में, जयपुर 1734, फिर मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, ये 5 जगह जहाँ सौर वेधशाला की स्थापना की। जयपुर वाली थोड़ी सी बात कर लेंगे। जयपुर की जो सौर वेधशाला है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि ये जयपुर का ही राजा था। वहाँ 3 यंत्र है, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश और राम यंत्र। तो सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, ये 3 यंत्र लगाए हुए जयपुर की जो सौर वेधशाला में। अब बात करें विश्व का पहला जो उपग्रह, ध्यान से सुनना, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा था। तो विश्व का पहला उपग्रह 1957, स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ। नेक्स्ट यदि बात करें स्पुतनिक सेकंड से जीवित प्राणी लाइका कुतिया को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा था। याद रखिए, स्पुतनिक सेकंड, जीवित प्राणी लाइका कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा उसी रूस ने। फिर बात करेंगे 1961 में, उसी रूस, पूर्व सोवियत संघ, इस 1961 में सोवियत संघ ने वोस्टॉक फर्स्ट से यूरी गागरिन को प्रथम बार कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गया तो वो यूरी गागरिन था। वोस्टॉक फर्स्ट से गया था, 1961 में भेजा था, सोवियत संघ ने भेजा था। तो स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह याद रह जाएगा, स्पुतनिक सेकंड में लाइका कुतिया याद रह जाएगी, 61 में वोस्टॉक फर्स्ट से कौन गया? यूरी गागरिन।
फिर बात करें 1669, अब यूएस से आया। यूएसए ने क्या किया 1669 में, यूएसए ने अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अमेरिका ने भेजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1984 की बात करें तो 1984 में भारत ने सोयूजी T11 से राकेश शर्मा को भेजा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 किससे गए, सोयूजी T से गए। 2003 में कल्पना चावला, ध्यान से सुनना, 2003 में कल्पना चावला प्रथम भारतीय जो महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। देखिए प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, प्रथम महिला कल्पना चावला, है ना, 2003 में गई प्रथम भारतीय महिला कोलंबिया यान से। लेकिन आते टाइम ये कोलंबिया जो यान है जो क्रैश हो गया 2003 में, कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करें सुनीता विलियम्स की, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया। तो सुनीता विलियम्स को याद रखिए, सुनीता विलियम्स सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला। अब देखो इसरो, ISRO, बहुत बार नाम सुनते हैं ISRO, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो की स्थापना कब होती है, ये होती है 1969 में विक्रम साराभाई के प्रयासों से। तो इसरो 1969 है ना, विक्रम साराभाई के प्रयासों से। फिर याद रखिए 1975 में भारत ने पहला उपग्रह भेजा था 1975 में, और उस पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। सोवियत संघ के बेकानूर प्रक्षेपण सेंटर से भेजा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह 1975 आर्यभट्ट, है ना। अब बात करेंगे चंद्रमा का अध्ययन के लिए, है ना, भारत ने कुछ यान भेजे। मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए भारत ने कुछ यान भेजे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगलयान। तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान भेजा कब, 1913 में, और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया 14 में। तो मंगलयान याद रखना 13, 14। इससे पहले भेजा था चंद्रयान, तो चंद्रयान 2008। तो ये हमने पढ़े क्लास 6 के पहले 3 चैप्टर 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से कंठस्थ हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।